तो दोस्तों आज से हम लोग एक नई यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फोर्थ यूनिट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के यूनिट है इसमें। तो सबसे पहले जो सिद्धांत है इसमें हम लोग व्यवस्था सिद्धांत या प्रणाली सिद्धांत पढ़ेंगे, सिस्टम थ्योरी जिसे कहा जाता है। तो आपको ध्यान होगा तो हम लोगों ने बिहेवियरिज्म और पोस्ट बिहेवियरिज्म को पढ़ लिया है। तो इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले आप लोग उस लेक्चर को एक बार फिर से दोहरा लीजिएगा। क्यों? क्योंकि जो ये सिद्धांत हैं ये सभी बिहेवियरिज्म और पोस्ट बिहेवियरिज्म की ही देन है। बेसिकली व्यवस्था सिद्धांत है ये सब, ये बिहेवियरिज्म की ही देन है। तो आप सबसे पहले उस लेक्चर को दोहरा लीजिएगा, फिर इसको पढ़िएगा। चलिए देख लेते हैं सिस्टम थ्योरी। व्यवस्था सिद्धांत व्यवहारवादी क्रांति की देन है, वही बात है। यह अनुभववादी पद्धति है, यानी ये एक ऑब्जर्वेशनल मेथड है, एम्पिरिकल मेथड है। ये व्यवस्था उपागम को व्यवहारवादी क्रांति का सैद्धांतिक शिशु माना जाता है क्योंकि व्यवहारवादी क्रांति से ही सिस्टम्स अप्रोच निकल कर आई है। व्यवहारवादी क्रांति के कारण राजनीति विज्ञान में नई शब्दावलियों का विकास हुआ है। तो पारंपरिक शब्दावली क्या थी? राज्य थी, जो अब राजनीतिक व्यवस्था बन चुकी है। जो व्यवहारिक शब्दावली है उसे हम लोग राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं। सत्ता या शक्ति, इसे अब प्रकार है, फंक्शन कहा जाता है व्यवहारवाद में। संस्थाओं को संरचनाएं कहा जाता है, स्ट्रक्चर कहा जाता है। पद को भूमिका कहा जाता है। जनमत को राजनीतिक संस्कृति कहा जाता है और नागरिक प्रशिक्षण को राजनीतिक समाजीकरण कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जो परंपरागत शब्दावलियां हैं और जो व्यवहारवादी शब्दावलियां हैं वो देख लीजिएगा। फिर राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत का विकास। तो व्यवस्था सिद्धांत के विषय में अलग अलग विचार पाए जाते हैं। डेविड स्टन ने उसे प्रकारवाद यानी फंक्शनलिज्म का प्रयोगात्मक रूप माना, किंतु हर्बर्ट जे स्पेरो इसे स्वीकार नहीं करता है। उनके अनुसार राजनीति विज्ञान में व्यवस्था की अवधारणा 3 शताब्दियों से भी अधिक पुरानी है। लेवियाथन के 22वें अध्याय में हॉब्स ने इस अवधारणा का उल्लेख किया। मार्टिन कापलान अरस्तु को प्रथम व्यवस्थावादी मानते हैं। व्यवस्था सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग जीव विज्ञान में हुआ था। व्यवस्था सिस्टम अप्रोच सबसे पहले जीव विज्ञान में आई और उसका प्रयोग लुडविग बर्टन लैफी ने किया था। समाज विज्ञानों में सबसे पहले मानव विज्ञान या न्यू विज्ञान यानी एंथ्रोपोलॉजी में आया। मानव विज्ञान में सबसे पहले एंथ्रोपोलॉजी में आया ये। यहाँ इसका प्रयोग रेडक्लिफ ब्राउन व मालिनोव्स्की ने किया था। सोशियोलॉजी में पार्सन्स ने, राजनीति विज्ञान में डेविड स्टन ने और तुलनात्मक राजनीति में इसका प्रयोग गैब्रियल आलमंड ने किया था। मार्टिन कैपलान ने व्यवस्था सिद्धांत का अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विश्लेषण के रूप में उपयोग किया है। उसको राजनीति विज्ञान में लाने और विकास करने का श्रेय डेविड स्टन को जाता है। व्यवस्था सिद्धांत सिस्टम्स अप्रोच राजनीति विज्ञान में किससे रिलेटेड है? डेविड स्टन से, कंफ्यूज नहीं होना है। वह इसके प्रतिपादक में एस.बी. पार्सन्स और मर्टन आदि से प्रभावित हुए भी मौलिक विचार हैं। अनुभविक शोध कार्यों के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग आमंड, कॉलमैन, डेविड एप्टर, एक्सटीन, मार्टिन कापलान आदि ने भी किया है। तो इसका सिस्टम्स अप्रोच का उपयोग किसने किया है? आमंड ने किया है, फिर डेविड एप्टर ने किया है, एक्सटीन ने किया है, मार्टिन कापलान ने भी किया है। आमंड पावेल का व्यवस्था सिद्धांत फेडरलिस्ट पेपर की शक्ति पृथक्करण से संबंधित है। तो जो आमंड और पावेल का व्यवस्था सिद्धांत है ये फेडरलिस्ट पेपर के शक्ति पृथक्करण से संबंधित है। फिर जो व्यवस्था उपागम की उत्पत्ति के कारण, तो क्यों हुई सिस्टम अप्रोच की उत्पत्ति? पहला कारण है कि परंपरागत पद्धतियों उपागमों की अपर्याप्तता, यानी कि जो परंपरागत पद्धतियां थी वो जो थर्ड वर्ल्ड के कंट्री थे उनका वर्णन करने में या उनका विश्लेषण करने में अप्रभावी हो रही थी। राष्ट्र, राज्य, संविधान, सरकार जैसी पुरानी अवधारणाओं की अनुपयुक्तता साबित हो रही थी। तो इसलिए भी जो व्यवस्था सिद्धांत है उभर कर सामने आया। राजनीतिक विश्लेषण व अध्ययन के लिए व्यापक ढांचे की आवश्यकता थी। फिर विचारधारा मुक्त मूल दृष्टिकोण की आवश्यकता थी। हमें आइडियोलॉजी को बाहर करना था। इसके साथ ही साथ हमें मूल्य यानी वैल्यू फ्री पर्सपेक्टिव की जरूरत थी। हम कोई वैल्यू लगा के, कोई चश्मा लगा के हम किसी चीज को नहीं देखने वाले थे। अंतः अनुशासनात्मकता यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी यथार्थ वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता थी। व्यवस्था सिद्धांत राज्य व्यवस्थाओं का अनुभव मूलक एम्पिरिकल विश्लेषण करता है। ये ऑब्जर्वेशन के माध्यम से इसका विश्लेषण करता है। रोनाल्ड चिक्लोट व्यवस्था सिद्धांत साहित्य की 3 मुख्य प्रवृत्तियां बताता है। पहला व्यवस्था सिद्धांत, तो व्यवस्था सिद्धांत ये प्राकृतिक विज्ञानों से प्रभावित है। इसे ग्राउंड थ्योरी महासिद्धांत है ये।
डेविड स्टर्न का है ये, और स्टर्न से प्रभावित हैं कार्ल डॉयस और मार्टिन कापलान। व्यवस्था सिद्धांत ये प्राकृतिक विज्ञानों से प्रभावित है, नेचुरल साइंसेस से प्रभावित है, यानी कि ये कुल मिला के साइंस पर बेस्ड है, साइंस पर बेस्ड है। इस पे क्या है पर फोकस किया जाता है और एम्पिरिकल मेथड का उपयोग किया जाता है। ग्रांड थ्योरी स्टर्न से रिलेटेड है और स्टर्न से प्रभावित है कार्ल डॉयस और मार्टिन कापलान। संरचनात्मक प्रकारवाद यानी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, यह मध्यम या मध्य स्तरीय सिद्धांत है। यह समाजशास्त्र, मानव शास्त्र व बहुलवाद से प्रभावित है। इस पर मिल्नोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन ये मानवशास्त्री हैं, पार्सन्स समाजशास्त्री, बेंटले ट्रूमैन बहुलवादी का प्रभाव है। आमंड ने इन तीनों परंपराओं को मिलाया, आमंड ने इन तीनों परंपराओं को मिलाया है। लोक नीति पब्लिक पॉलिसी ये व्यवस्था सिद्धांत की पुनर्व्याख्या, लोक नीति व्यवस्था सिद्धांत की पुनर्व्याख्या है। फिर राजनीति विज्ञान में व्यवस्था सिद्धांत व सिद्धांतकार, तो इसे समान व्यवस्था सिद्धांत से लेकर विकसित किया गया है। तो इसमें सबसे पहले डेविड स्टर्न ने इसमें जो बेसिकली है जो सिस्टम अप्रोच है इसे जनरल सिस्टम थ्योरी से लेकर विकसित किया गया है, यही इसमें बताया गया है। डेविड स्टर्न ने इनपुट आउटपुट मॉडल, डेविड स्टर्न का जो इनपुट आउटपुट मॉडल है, स्टर्न का निवेश निर्गत प्रारूप यानी इनपुट आउटपुट मॉडल समान व्यवस्था सिद्धांत से संबंधित है, यानी जनरल सिस्टम थ्योरी से रिलेटेड है। गत्यात्मक व सातत्य यानी डायनेमिज्म और परसिस्टेंस के लक्ष्य से प्रभावित है। आमंड का स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडल, वहीं आमंड व कोलमैन का संरचनात्मक प्रकारवाद को अपनाते हुए अनुकूलन, संधारण व स्थायित्व के लक्ष्यों के प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं। मिचेल्स एक्सचेंज मॉडल, मिचेल्स का एक्सचेंज मॉडल है, इनकी पुस्तक का क्या नाम है, द अमेरिकन पॉलिटी, ये 1962 में आती है, द अमेरिकन पॉलिटी। अर्थशास्त्र से ये प्रभावित है, अर्थशास्त्र से। रॉबर्ट मिचेल्स जर्मन समाजशास्त्री हैं जिसने अल्पतंत्र का लॉ नियम दिया है, आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की दिया है। रॉबर्ट मिचेल को याद रखिएगा, और इनका आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की का नियम भी याद रखिएगा, रॉबर्ट मिचेल्स। राजनीतिक व्यवस्था अर्थ क्या है इसका, तो राजनीतिक विज्ञान के शास्त्रीय विचारकों ने ज्ञान, विवेक, धर्म, प्राकृतिक विधि, परंपरागत कानून आदि को राज्य का प्राण तत्व माना है। तो जो परंपरागत या क्लासिकल जो विचारक हैं वो ज्ञान को, विवेक को, धर्म को, प्राकृतिक विधि को, परंपरागत कानून को राज्य का प्राण तत्व मानते हैं। अधिकांश आधुनिक राजनीति वैज्ञानिकों ने मैक्स वेबर के विचारों को स्वीकार करते हुए औचित्यपूर्ण भौतिक बल प्रयोग को राजनीतिक व्यवस्थाओं का केंद्र तत्व माना है। स्टर्न के लिए यह मूल्यों का सत्तात्मक बंटवारा यानी अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू है। लासबेल और कैपलान कठोर वंचनाओं यानी सीवियर डिप्राइवेशन को राज्य व्यवस्थाओं का मूलाधार मानते हैं। सीवियर डिप्राइवेशन को राज्य व्यवस्थाओं का मूलाधार मानते हैं। फिर डाल उसे शक्ति, शासन व सत्ता से संबद्ध बताता है। कैटलिन उसे इच्छाओं का नियंत्रण कहता है। आमंड के लिए यह न्यूनाधिक रूप से औचित्यपूर्ण भौतिक बल के प्रयोग या प्रयोग किए जाने के भय से एकीकरण व अनुकूलन कार्य निष्पादित करने वाली व्यवस्था है। स्टर्न ने व्यवस्था सिद्धांत को राज्य विज्ञान के एकीकरण, विकास व मार्ग निर्देशन के लिए स्टर्न ने व्यवस्था सिद्धांत को राज्य विज्ञान के एकीकरण, विकास व मार्गदर्शन के लिए अवधारणात्मक विचार बंधन कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के रूप में प्रयोग करने का सुझाव दिया। व्यवस्था सिद्धांत को कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के रूप में प्रयोग करने का सुझाव दिया राज्य विज्ञान के एकीकरण, विकास व मार्गदर्शन के लिए। अब हम लोग व्यवस्था की परिभाषा देखेंगे। तो व्यवस्था सिद्धांत के प्रतिपादक यानी जनरल सिस्टम थ्योरी के प्रतिपादक लुडविग मर्टन-लेफी प्रसिद्ध जीव शास्त्री हैं के अनुसार व्यवस्था अंतःक्रियाओं में संलग्न तत्वों का एक सेट है। अंतःक्रियाओं में संलग्न तत्वों का एक सेट है। तो ये जो तत्व हैं आपस में अंतःक्रिया कर रहे हैं तो इनका एक सेट है, ये एक सेट है। स्टर्न व्यवस्था अंतः संबंधों, अंतः क्रियाओं का समुच्चय है, सेट ऑफ इंटरेक्शन। तो फॉर एग्जांपल ये पूरी स्टेट की बाउंड्री है, यहाँ पर बहुत सारे क्या है, बहुत सारे तत्व हैं, एलिमेंट है, सामाजिक तत्व हैं, आर्थिक तत्व हैं, धार्मिक तत्व हैं, राजनीतिक तत्व हैं, और इनका जब आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, इनके बीच जो अंतःक्रिया हो रही है, इनका समुच्चय ही क्या है, व्यवस्था है। राजनीतिक व्यवस्था किसी समाज के अंदर अंतःक्रियाओं की उस प्रणाली को कहते हैं जिसके द्वारा मूल्यों का बाध्यकारी या अधिकारी आवंटन किया जाता है। तो राजनीतिक व्यवस्था किसी समाज के अंदर अंतःक्रियाओं की उस प्रणाली को कहते हैं जिसके द्वारा मूल्यों का बाध्यकारी प्राधिकृत आवंटन किया जाता है, अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज किया जाता है। डेविड स्टर्न
राजनीतिक व्यवस्था अंतःक्रियाओं का ऐसा समूह है जिसके अंतर्गत इनपुट को आउटपुट में बदला जाता है। इनपुट को आउटपुट में बदला जाता है। इनपुट को आउटपुट में बदला जाता है। इनपुट क्या है? इनपुट में डिमांड्स आती हैं, जो फॉर एग्जांपल सिस्टम में डिमांड आई कि जो महंगाई है वो ज़्यादा बढ़ रही है तो कीमतों को कम किया जाए, तो डिमांड को आउटपुट में बदला जाएगा। तो सरकार फिर पेट्रोल के दाम कम करेगी, गैस के दाम कम करेगी, ये है आउटपुट। ईस्टर्न राजनीति व्यवस्था मानवीय संबंधों के सतत प्रतिमान यानी परसिस्टेंट पैटर्न का नाम है। ईस्टर्न के व्यवस्था सिद्धांत में परसिस्टेंट का केंद्रीय स्थान है। ईस्टर्न का पूरा राजनीति विश्लेषण व्यवस्था पर आधारित है। ईस्टर्न का पूरा विज्ञान जो राजनीतिक विश्लेषण है व्यवस्था पर आधारित है। ईस्टर्न के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था मूल्यों के प्राधिकृत बंटवारे का नाम है। तो ईस्टर्न के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था क्या है? मूल्यों के प्राधिकृत बंटवारे का नाम है। मूल्यों का प्राधिकृत बंटवारा, इसमें नीति आती है, इसमें अथॉरिटी आती है और इसमें समाज आता है या सोसाइटी आती है। तो मूल्यों का प्राधिकृत बंटवारा अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू है। इसमें नीति में देखते हैं तो नीति मूल्यों का आवंटन करती है। नीति से मूल्यों का आवंटन किया जाता है। किसको क्या मिलेगा? सतत निर्णय है। किसको क्या मिलेगा? यह सतत निर्णय है। परसिस्टेंट यानी हमेशा चलने वाली क्रिया है। ये नीति में 3 प्रक्रियाएं आती हैं। एक नीति निर्माण, नीति मेकिंग, तो ये कौन करती है? भारत में ये संसद करती है। नीति क्रियान्वयन एप्लीकेशन, ये कौन करता है? एग्जीक्यूटिव करती है यानी कार्यपालिका करती है इसका क्रियान्वयन या एप्लीकेशन। और नीति अधिनिर्णय यानी एडजुडिकेशन, ये कौन करता है भारत में? तो ये भारत में जुडिशरी करती है। जुडिशरी करती है। तो नीति में, इसमें नीतियां में मूल्यों का आवंटन किया जाता है। फिर अथॉरिटी प्राधिकार, तो नीति क्रियान्वयन का माध्यम है, यही बात है। अथॉरिटी क्या करती है? नीतियों का क्रियान्वयन करती है। प्राधिकारी प्रभुत्व के कारण ही जनता नियमों का पालन करती है। तो चूंकि अब अथॉरिटी है, कोई भी नीति है उसके अंदर क्या है? अथॉरिटी है। जनता ने या संसद ने कोई कानून बनाया है तो क्या है? संसद को अथॉरिटी कहाँ से मिली है? लोगों से। अब चूंकि लोगों से अथॉरिटी मिली है और संसद ने कानून बनाया है तो फिर लोग उसको मानते हैं, उसका पालन करते हैं। सोसाइटी, नीतियां संपूर्ण समाज के लिए होती हैं। तो कोई भी कानून संपूर्ण समाज के लिए होगा, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होगा। ईस्टर्न के अनुसार व्यवस्था या प्रणाली उन तत्वों का समूह है जो अंतर संबंधित हो यानी एक दूसरे से संबंधित हो, एक दूसरे से संबंधित हो, अन्योन्यश्रित हो यानी इंटरडिपेंडेंट हो यानी एक दूसरे पर आश्रित हो, और अंतर क्रिया करते हो यानी एक दूसरे से क्रिया करते हो। तो व्यवस्था क्या है? उन तत्वों का समूह है जो एक दूसरे से संबंधित हो, एक दूसरे से संबंधित हो। जैसे धार्मिक संस्थान या आर्थिक संस्थान या राजनीतिक संस्थान एक दूसरे से संबंधित है। तो व्यवस्था उन तत्वों का समूह, एक दूसरे पर भी आश्रित भी हैं। धार्मिक या राजनीतिक या सामाजिक संस्थान एक दूसरे पर आश्रित भी हैं और एक दूसरे से क्रिया भी करते हैं। ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है या जो राजनीतिक इंस्टीट्यूशन है और जो धार्मिक इंस्टीट्यूशन एक दूसरे से क्रिया भी करते हैं। तो ये उन तत्वों का समूह है। आमन व्यवस्था के 3 गुण मानता है। पहला व्यापकता ब्रॉडनेस, फिर अन्योन्यता यानी कि इंटरडिपेंडेंसी या इंटरडिपेंडेंस, और सीमाएं, कुछ लिमिटेशंस भी होती। अब राजनीतिक व्यवस्था की कुछ विशेषताएं हैं जो कि ईस्टर्न बताता है। तो राजनीतिक व्यवस्था अंतर क्रियाओं का समुच्चय है, वही बात है, सेट ऑफ इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन किसके बीच में हो रहा है? विभिन्न इंस्टीट्यूशंस के बीच में हो रहा है, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, पॉलिटिकल, ये सब। अंतःक्रिया व्यवस्था विशेष की मूल इकाई है। फिर राजनीतिक व्यवस्था या प्राकृतिक अवस्था में काफी समानता होती है। राजनीतिक व्यवस्था और प्राकृतिक व्यवस्था में काफी समानता होती है। दोनों एक सेट में रहते हैं या दोनों का एक समुच्चय रहता है। राजनीतिक व्यवस्था स्थिर नहीं गत्यात्मक है, यानी जो राजनीतिक व्यवस्था है ये डायनेमिक है, इसमें नित्य नए परिवर्तन होते रहते हैं। इसकी गत्यात्मकता का कारण फीडबैक है। चूंकि फॉर एग्जाम्पल कोई डिमांड आई कि महंगाई बढ़ रही है और आप सरकार से कहिए, लोगों ने मांग की कि जो प्राइजेस हैं उसको कम किया जाए, सरकार ने उसको कम किया प्राइजेस। लेकिन ठीक है, डिमांड आई यानी कि इनपुट आया तो आउटपुट में चीजें बदल गई। लेकिन अब फीडबैक जाएगा कि अभी भी सरकार ने उतनी महंगाई कम नहीं की है कि लोग मान जाए या लोगों का भला हो जाए। तो फिर फीडबैक गया और फिर से एक नई मांग आई और फिर से आउटपुट उसका निकला। तो ये गत्यात्मकता का कारण क्या है? फीडबैक। निरंतर फीडबैक मिलता रहता है गवर्नमेंट को, जिससे कि वो नए नए परिवर्तन करती रहती है। यह बंद नहीं खुली व्यवस्था, ओपन सिस्टम है जो बाह्य या आंतरिक पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होती है। यह अपने पर्यावरण के साथ विनिमय एक्सचेंज तथा लेन देन ट्रांजेक्शन करती है। राज्य व्यवस्था खुद समाज की एक उपव्यवस्था है।
राज्य व्यवस्था क्या है? समाज की एक सब सिस्टम है राज्य व्यवस्था। समाज की अन्य उपव्यवस्थाएं हैं आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि। वही बात है, हमने कहा था कि समाज में बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं, आर्थिक व्यवस्थाएं, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, और राज्य व्यवस्था खुद उसकी एक उपव्यवस्था है। राज्य व्यवस्था की स्वयं की बहुत सारी उपव्यवस्थाएं। अब राज्य व्यवस्था की बहुत सारी उपव्यवस्थाएं, राज्य व्यवस्था की कौन कौन सी उपव्यवस्थाएं हैं? राजनीतिक दल हैं, दबाव समूह हैं, एनजीओ हैं, जाति जातिगत समूह हो गए, धार्मिक समूह हो गए, तकनीक व संचार साधन, ये सब राज्य व्यवस्था की बहुत सारी उपव्यवस्थाएं हैं। स्टर्न इन्हें परा राजनीतिक व्यवस्था यानी पैरा पॉलिटिकल सिस्टम कहता है। राजनीतिक व्यवस्था काफी बाध्यकारी व साधिकारी निर्णय निर्माण क्षमता के कारण अन्य सामाजिक व्यवस्थाओं से अलग है। अब इसमें क्या होता है? इसमें बाध्यकारी व अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज का किया जाता है कि अब इसकी बातें कोई नकार नहीं सकता। धार्मिक इंस्टीट्यूशन कोई बातें कहे तो लोग उसको नकार भी सकते हैं। आर्थिक इंस्टीट्यूशन कोई बात कहे, आर्थिक कोई गिल्ड बना हुआ है, उसको कोई बात कहे तो लोग उसकी बात को नकार सकते हैं। लेकिन राज्य व्यवस्था की बात, सरकार की बात तो कोई टाल नहीं सकता ना, इसलिए ये उन सभी अन्य सामाजिक व्यवस्थाओं से अलग है। प्रत्येक व्यवस्था में अनुरक्षण, मेंटेनेंस व अनुकूलन, एडाप्टेशन की क्षमता होती है। मेंटेनेंस क्या होता है कि नए पद, नई संरचनाएं, संस्थाएं बनाना, पुरानी में सुधार करना व पूर्ण परिवर्तन। बेसिकली मेंटेनेंस जरूरी रहता है। फॉर एग्जांपल जो प्लानिंग आयोग था, प्लानिंग कमीशन था भारत में, उसको हटा के नीति आयोग लाया गया। क्यों लाया गया? क्योंकि चीजों को, नए पद बनाए गए, नई संरचनाएं बनाई गई, है ना, पुरानी में सुधार किया गया, लेकिन उसको पूर्ण रूप से परिवर्तित नहीं किया। नीति आयोग भले प्लानिंग आयोग से अलग है, नीति आयोग को क्वेश्चन कर दिया गया, लेकिन नीति आयोग का जो काम है कहीं ना कहीं प्लानिंग आयोग से मैच करता है कुछ मामलों में। ठीक है। अडाप्टेशन, परिवर्तनों के अनुकूल व्यवस्था को ढालना, मांगों के अनुरूप। वही कि आप अब प्लानिंग कमीशन का कोई मतलब वर्तमान जो समय परिवर्तित हो चुका है तो प्लानिंग आयोग का औचित्य बचता नहीं है, तो हमने नीति आयोग लाया। तो यही है कि आप परिवर्तनों के अनुकूल व्यवस्था को अपने हिसाब से ढालिए, उसके व्यवस्था से चिपके मत रहिए, व्यवस्था से चिपके मत रहिए। व्यवस्था इंपॉर्टेंट नहीं है, लोग इंपॉर्टेंट है। लोग क्या पसंद करते हैं? परिवर्तन पसंद करते हैं। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में दबाव व सातत्य होता है, तो प्रेशर भी होता है और परसिस्टेंस भी होता है। दबाव तो मांगे बढ़ने व पूर्ति घटने की व्यवस्था स्ट्रेस या प्रेशर में आ जाती है। अगर मांगे बढ़ गई और पूर्ति घट गई तो इससे व्यवस्था प्रेशर में आ जाती है, व्यवस्था की क्षमता को चुनौती मिलती है। परसिस्टेंस, यह दबाव का उल्टा है, दबाव के बावजूद व्यवस्था का टिके रहना और व्यवस्था की क्षमता बने रहना। परसिस्टेंस क्या है कि स्ट्रेस है आपके ऊपर, लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, लेकिन फिर भी आपने कुछ लगाम लगाई और व्यवस्था को आप सुचारू रूप से, क्रांतियां नहीं हो रही हैं। ये बात है कि बहुत ज्यादा तोड़फोड़ नहीं हो पा रही है, यही कि आप दबाव के बावजूद टिके रह रहे हैं। सातत्य के पर्याय है दृढ़ता, टिकना या अटलता। सातत्य यानी परसिस्टेंट स्टर्न के इनपुट आउटपुट मॉडल का केंद्रीय तत्व है, और जो परसिस्टेंस है राजनीतिक व्यवस्था को पर्यावरण के साथ जोड़ता है। परसिस्टेंस क्या है? राजनीतिक व्यवस्था को पर्यावरण के साथ जोड़ता है। तो अब डेविड स्टर्न का व्यवस्था सिद्धांत देखते हैं। तो इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? इसके अन्य नाम है इनपुट आउटपुट मॉडल या ब्लैक बॉक्स मॉडल या फ्लो मॉडल, इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है। स्टर्न की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उनको याद रखिएगा दोस्तों, ये पूछते हैं इसलिए बोल रहा हूँ। पहली पुस्तक है द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, 1953 में आती है। पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो स्टर्न ने व्यवस्था की सोच संबंधी संरचनात्मक अवधारणा को 1953 में द पॉलिटिकल सिस्टम में प्रस्तुत किया था। तो व्यवस्था की जो सोच संबंधी संरचनात्मक अवधारणा है उसको पॉलिटिकल सिस्टम में प्रस्तुत किया था कब? 1953 में। अ फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस, ये 1965 में बुक आती है, इसमें संकल्पनाएं दी गई हैं। इस पुस्तक में डेविड स्टर्न ने राजनीतिक जीवन को व्यवहार की व्यवस्था कहा, राजनीतिक जीवन को व्यवहार की व्यवस्था कहा है। फिर अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, ये 1965 में बुक आती है। अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, संकल्पनाओं का स्पष्टीकरण। द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, 1990 में पुस्तक आती है, द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। इसमें प्रकारों के अलावा संरचनाओं को भी, विशेषकर राज्य को केंद्रीय स्थान दिया गया। तो इसमें प्रकारों के अलावा, फंक्शंस के अलावा स्ट्रक्चर्स को भी, विशेषकर राज्य को विशेष स्थान दिया गया। अपने अवधारणात्मक विचारबंध यानी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का स्टर्न ने 1965 में अपनी 2 पुस्तकें अ फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस एंड अ सिस्टम्स एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ में विस्तार से विवेचना इसकी की। स्टर्न पर प्रभाव, तो स्टर्न का व्यवस्था सिद्धांत अंतः अनुशासनात्मक है यानी इंटरडिसिप्लिनरी है। इसने जीव विज्ञान से व्यवस्था की अवधारणा को लिया है।
जीव विज्ञान से क्या लिया है, व्यवस्था लिया है, और संचार सिद्धांत से इनपुट आउटपुट व फीडबैक लिया। अर्थशास्त्र से आवंटन, होमोस्टैटिक्स से संतुलन, अंतर अंतर अंतःनिर्भरता, लक्ष्य अन्वेषण आदि की शब्दावली ली है। तो अर्थव्यवस्था से इसने आवंटन, होमोस्टैटिक, संतुलन, अंतःनिर्भरता, लक्ष्य अन्वेषण आदि शब्दावलियां ली। ईस्टर्न पर पार्सन्स, WRSP, रॉबर्ट के मार्टन का प्रभाव। ईस्टर्न राजनीति विज्ञान का टालकोट पार्सन है। वह पार्सन के समान व्यवस्थाओं के स्थायित्व, सुव्यवस्था यानी ऑर्डर तथा सततता यानी परसिस्टेंस से संबद्ध है, किंतु उसका परिप्रेक्ष्य राजनीतिक है। तो पार्सन्स ने सोशियोलॉजी के क्षेत्र में काम किया था, जबकि ये जो ईस्टर्न है इसने राजनीतिक क्षेत्र में काम किया। व्यवस्था उपागम द्वारा माइक्रो व माक्रो दोनों व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जा सकता है। ईस्टर्न का दावा है कि उनका उपागम फर्स्ट, सेकंड व थर्ड तीनों विश्वों की राज्य व्यवस्थाओं का अध्ययन निष्पक्षता पूर्वक कर सकता है। राजनीति विज्ञान पर समाजशास्त्री प्रभाव क्या रहा है? तो वर्तमान राजनीतिक विज्ञान अंतः अनुशासनात्मक व अनुभवात्मक है, यानी कि ये इंटरडिसिप्लिनरी है और ऑब्जर्वेशनल है या एम्पिरिकल है। वर्तमान काल में उसने समाजशास्त्री पद्धतियां व प्रविधियां भी ग्रहण की हैं। सर्वाधिक प्रयुक्त उपागम जैसे व्यवस्था सिद्धांत या स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडल आज समाजशास्त्र की ही देन है। यंग के अनुसार डेविड ईस्टर्न का व्यवस्था सिद्धांत आमंड और कॉलमैन का संरचनात्मक प्रकारवाद समाजशास्त्र सोशियोलॉजी के जनरल सिस्टम थ्योरी से ही पैदा हुआ है। प्रमुख समाजशास्त्री अवधारणाएं, तो वर्णन प्रधान अवधारणाएं, तो मुक्त यानी ओपन व क्लोज्ड या सावयविक यानी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक व्यवस्थाओं से संबंधित है। वर्णन प्रधान अवधारणाएं ये ओपन, क्लोज्ड और ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक व्यवस्थाओं से संबंधित है। नियमन व संधारण विषयक अवधारणाएं, तो इन व्यवस्थाओं के स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी, संतुलन यानी इक्विलिब्रियम, समस्थिति यानी होमोस्टैटिस आदि तथा प्रक्रियाओं से संबंधित प्रतिसंभरण यानी फीडबैक या पुनर्निर्वेशन, मरम्मत रिपेयर, पुनरुत्थान रिप्रोडक्शन, उत्क्रम मापन एंट्रोपी आदि अवधारणाएं विकसित की गई हैं। फिर परिवर्तन विषयक अवधारणाएं, तो ये व्यवस्थाओं के गत्यात्मक किंतु अभिघटनात्मक परिवर्तनों से संबंधित होती हैं, चाहे आंतरिक प्रक्रिया से उत्पन्न हो या बाह्य पर्यावरणात्मक दशाओं से पैदा हो। इसमें व्यवस्थाओं के अनुकूलन, एडाप्टेशन, वृद्धि, ग्रोथ आदि विषयक अवधारणाएं आती हैं। विध्वंसक विषयक अवधारणाएं, तो ये विघटन यानी डिसरप्शन, विलयन एंड डिसोल्यूशन, विभंग या निपात एंड ब्रेक डाउन आदि को प्रदर्शित करती हैं। जब व्यवस्थाओं पर संकट, क्राइसिस आता है तो या जोर, स्ट्रेस या तनाव पड़ता है, तब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। डिस्ट्रक्शन या रिजोल्यूशन या ब्रेकडाउन कब आएगा? जब व्यवस्था पर कोई संकट आएगा, क्राइसिस आएगा, स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेन आएगा। उपयुक्त समस्त अवधारणाएं मिलाकर समान जनरल सिस्टम का निर्माण करती हैं। आनंद व पावल व्यवस्था की धारणा पर समाजशास्त्र, मानव शास्त्र तथा संचार विज्ञान के सिद्धांतों का प्रभाव स्वीकार करते हैं। डेविड ईस्टर्न व कार्ल डायस की व्यवस्था धारणा समाजशास्त्री व संचार विज्ञान के सिद्धांतों से ही निकली। समान व्यवस्था सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यवस्था के, चाहे वह माइक्रो हो या माक्रो हो, स्तरीय हो, उसके कुछ भाग, अंग, घटक व प्रक्रियाएं होती हैं। तो कोई भी व्यवस्था हो, चाहे वो माइक्रो लेवल की हो, छोटे से छोटे सूक्ष्म लेवल की हो, या माक्रो लेवल की हो, यानी बहुत ज्यादा व्यापक हो, उसके कुछ अंग होंगे, उसके घटक होंगे, कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। ईस्टर्न इन्हें इनपुट, आउटपुट, फीडबैक या पर्यावरण कहता है। तो एक फ्रेमवर्क है जिसने हम अगर डेविड ईस्टर्न के सिस्टम थ्योरी को समझना चाहते हैं, सिस्टम अप्रोच को समझना चाहते हैं, तो हम एक फ्रेमवर्क के द्वारा समझेंगे। तो ये एक पूरा पर्यावरण है, ये पूरा एनवायरनमेंट है। अब यहाँ पर इनपुट क्या है? हमारी मांगे। हमने मांग की कि महंगाई कम हो, हमने मांग किया कि CAA लाया जाए, या अन्य मांगे कृषि फार्म वापस किए जाएं, कृषि जो लॉज हैं वो वापस किए जाएं, ये मांग है। फिर हम समर्थन देते हैं। तो हम समर्थन कैसे देते हैं? हम अपने बोर्ड के माध्यम से समर्थन देते हैं। हम अपने बोर्ड के माध्यम से समर्थन देते हैं। हम राजनीतिक सहभागिता करके समर्थन देते हैं। हम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करके, हम राजनीतिक सहभागिता करके समर्थन देते हैं। तो अब इसका रूपांतरण क्या होगा? यहाँ पर सरकार इसका रूपांतरण करेगी आउटपुट के माध्यम से। आउटपुट में क्या आएगा? नीति व निर्माण। तो मांग की हमने कि कृषि कानून बनाए जाए या कृषि कानूनों को वापस किया जाए। तो नीति या निर्णय क्या लिया गया कि कृषि कानून वापस कर लिए गए। महंगाई को कम करने के लिए गैस और सिलेंडर के दाम कम कर दिए गए, पेट्रोल के दाम कम कर दिए गए। तो ये
नीति निर्माण बनाए गए। हमने मांग की कि भगोड़े, जो आर्थिक भगोड़े हैं उन पर लगाम लगाई जाए, तो सरकार ने नीति बनाई कि आर्थिक भगोड़ों को कम किया जाएगा या उनको उन पर दंड लगाया जाएगा या उनको भारत वापस कैसे लाया जाएगा, सब नीतियां बनाई गई। तो इसमें आधिकारिक निर्णय आते हैं और सहयोगी निर्णय भी होते हैं। फिर आउटपुट के बाद एक फीडबैक आता है। फीडबैक क्या आया कि फॉर एग्जाम्पल हमने कृषि कानून बनाए, ठीक है, सरकार ने कृषि कानून बनाए, तो फीडबैक क्या आया कि किसान आंदोलन हुआ और लोगों ने ये अपील की या ये मांग रखी कि कृषि कानून हमारे हित में नहीं, इनको वापस लिया जाए। तो सरकार ने फिर से इसको वापस लिया। क्यों सरकार ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसको फीडबैक मिला। अगर फीडबैक ना मिलता तो शायद ये कानून वापस ना होते। फीडबैक इस सिस्टम को मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और फिर से फीडबैक से कुछ नई मांगें क्रिएट होंगी, कुछ नया समर्थन क्रिएट होगा। तो ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहेगी। पर्यावरण तो आंतरिक देश के अंदर इंट्रा सोसाइटल और बाह्य अंतर्राष्ट्रीय यानी बाह्य समाज बाह्य यानी एक्स्ट्रो सोसाइटल। तो पर्यावरण ये एक तो देश के अंदर का पर्यावरण क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, और एक देश के बाहर का पर्यावरण क्या है। दोनों पर इसका दोनों पर्यावरण का सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण यह सहपरिवृत्त यानी सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल होता है जो व्यवस्था को चारों तरफ से घेरे रहता है, क्योंकि व्यवस्था खुली होती है, बंद नहीं। फिर इनपुट्स क्या है? व्यवस्था के अंदर से उठने वाली मांगे या तो व्यवस्था के अंदर से जो मांगे उठती हैं उनको क्या कहा जाता है? इनपुट्स कहा जाता है। आउटपुट दो प्रकार के होते हैं। एक तो आधिकारिक यानी अथॉरिटेटिव, जिसमें नियम क्रियान्वयन व अधिनिर्णय आते हैं। तो आधिकारिक जो आउटपुट होते हैं उनमें संसद द्वारा कानून बनाए गए, उनका एग्जीक्यूशन किया गया या उन पर अधिनिर्णय लिया गया, यानी कि उसको एडजुडिकेट किया गया जुडिशरी के द्वारा। सहयोगी जो आउटपुट्स हैं उसमें नीति, सहमति, आश्वासन, ये सब चीजें आती हैं। मोदी जी ने आश्वासन दिया कि हाँ हम किस कानून वापस लेंगे, या कोई नीति बना दी, फॉर एग्जाम्पल IT इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई नीति बना दी, या जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो बना दी। तो ये सहयोगी चीजें होती हैं। समर्थन तो इस खुला या प्रकट समर्थन होता है। खुला या प्रकट समर्थन हम वोट के माध्यम से कर सकते हैं या पोलिटिकल पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, या हम गुप्त समर्थन दे सकते हैं, या मौन स्वीकृतियां हम दे सकते हैं। चलिए ठीक है। स्टर्न की व्यवस्था सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाएं कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं? तो स्टर्न की व्यवस्था सिद्धांत की मूल इकाई अंतःक्रिया इंटरएक्शन है। यह व्यवस्था के सदस्यों के आपसी व्यवहार से उत्पन्न होती है। व्यवस्था के सदस्यों के आपसी व्यवहार से उत्पन्न होती है। जब अंतःक्रियाएं अंतः संबंधों का सेट बन जाती हैं तो यह व्यवस्था कहलाती है। जब अंतःक्रियाएं अंतः संबंधों का सेट बन जाती हैं तो व्यवस्था कहलाती है। स्टर्न केवल राजनीतिक अंतःक्रियाओं के सेट का विश्लेषण करता है। फिर अंतःक्रियाओं के सेट से स्टर्न की 4 महत्वपूर्ण अवधारणाएं निकली हैं। ये अवधारणाएं इनपुट आउटपुट मॉडल के विश्लेषण का प्रमुख आधार है। ये अवधारणाएं हैं व्यवस्था यानी सिस्टम, दूसरा है पर्यावरण एनवायरनमेंट, तीसरा है रिस्पांस यानी अनुक्रिया, और चौथा है फीडबैक यानी पुनर्निवेशन। तो पॉलिटिकल सिस्टम क्या है? ये सेट ऑफ इंटरेक्शन है। पॉलिटिकल सिस्टम क्या है? तो विभिन्न सेट बने हुए हैं, ये सेट ऑफ इंटरेक्शन है, यानी जो विभिन्न इंस्टीट्यूशन है, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, इनके बीच सेट ऑफ इंटरेक्शन है। जो इनके बीच इंटरेक्शन होता है ये क्या कहलाता है? पॉलिटिकल सिस्टम कहलाता है। तो व्यवस्था क्या है? व्यवस्था ये खुली होती है, व्यवस्था खुली होती है, पर्यावरण से विनियमित होती है, यानी इसका रेगुलेशन कौन करता है? पर्यावरण करता है। अनुकूलनीय होती है यानी एडाप्टिव होती है कुल मिलाकर, और ये डायनेमिक भी होती है, प्रत्यात्मक होती है, और पैरापॉलिटिकल भी होती है। यानी कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके बाहर से भी ये इसमें सिस्टम को जोड़ा जा सकता है। पैरापॉलिटिकल होती है। पर्यावरण तो यह व्यवस्था को चारों तरफ से घेरे रहता है। पर्यावरण व्यवस्था को हमने देखा था कि ये पर्यावरण क्या, ये व्यवस्था को चारों तरफ से घेरे हुए, व्यवस्था को चारों तरफ से घेरे रहता है, अर्थात सह परिवृत्त यानी सर्कमस्क्राइब होता है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व भौतिक पर्यावरण व्यवस्था को प्रभावित करता है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व भौतिक पर्यावरण व्यवस्था को प्रभावित करता है। पर्यावरण 2 प्रकार का होता है। एक तो अंतः समाजी, ये देश के अंदर का है, और बाह्य समाजी, अंतर्राष्ट्रीय। तो पर्यावरण 2 प्रकार का हो सकता है। एक तो व्यवस्था के अंदर हमारा जो समाज है वो पर्यावरण क्रिएट करता है, और एक ग्लोबल लेवल पर जो विभिन्न देश आपस में क्रिएट करते हैं। रिस्पांस तो रिस्पांस क्या है? ये इनपुट व आउटपुट को हम रिस्पांस कहते हैं। इनपुट में मांग व समर्थन आते हैं, आउटपुट में नीतियां आती हैं और निर्णय आते हैं। फीडबैक सूचनाओं की प्राप्ति, प्रतिक्रिया व परिणाम की
निरंतर प्रक्रिया। ये फीडबैक क्या है? फीडबैक लूप। इसको अन्य नाम क्या है? फीडबैक लूप, फ्लो लूप, फ्लो मॉडल या परसिस्टेंट फीडबैक पर ही टिका हुआ है। तो फीडबैक बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अगर फीडबैक नहीं होगा तो सरकार को पता कैसे चलेगा कि हम सही काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं, या जनता हमसे खुश है या नहीं। तो व्यवस्था, तो व्यवस्था शब्द व्यापक है। इसमें सभी प्रकार की औपचारिक, अनौपचारिक प्रक्रियाएं, अंतःक्रियाएं, प्रकार, संरचनाएं, मूल्य, आचार, व्यवहार आदि आते हैं। व्यवस्था मूर्त या अमूर्त, आनुभाविक या परानुभाविक, प्रेक्षणीय या वैचारिक हो सकती है। यदि रेल व्यवस्था या शासन व्यवस्था मूर्त, आनुभाविक या प्रेक्षणीय है तो नैतिक व्यवस्था अमूर्त, परानुभाविक व विचारणीय है। तो रेल व्यवस्था कैसी है? ये इसको हम देख सकते हैं, इसका हम अनुभव कर सकते हैं, इसका हम प्रेक्षण कर सकते हैं। लेकिन नैतिक व्यवस्था है समाज में एक मोरल सिस्टम है ना हमारे समाज में, कि एक व्यक्ति को अगर वो 25 साल का है तो उसे कैसा काम करना चाहिए, या एक व्यक्ति जो विद्यार्थी जीवन में जी रहा है उसके क्या लक्षण होने चाहिए। तो ये कि अमूर्त व्यवस्था है, ये कहीं दिखाई नहीं देती है हमें, ये परानुभविक है। इसको आप काइंड ऑफ अनुभव नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको आप काइंड ऑफ विजुलाइज कर सकते हैं। ये वैचारिक है, ये हमारे विचार में रहती है। कुछ व्यवस्थाओं का स्वरूप मिश्रित अथवा अर्धमूर्त होता है या अर्ध अमूर्त हो सकता है। राजनीतिक और आर्थिक या व्यवसायिक जो व्यवस्थाएं हैं ये कुछ इसी प्रकार की हैं कि इन्हें हम देख भी सकते हैं, इन्हें हम महसूस भी कर सकते हैं, पर इन्हें हम अमूर्त भी कह सकते हैं, इन द सेंस कि कभी बहुत सारे एक्शन ऐसे होते हैं जिन्हें हम नहीं सोच सकते या जिन्हें हम देख नहीं सकते। अनुक्रिया एंड रिस्पॉन्स, तो स्तन के राजनीतिक व्यवस्था यानी सिस्टम की इनपुट आउटपुट विश्लेषण को व्यवस्था व अनुक्रिया रिस्पॉन्स जैसी अवधारणाओं या आमुख प्रेमाइसेस द्वारा समझा जा सकता है। प्रत्येक राज्य व्यवस्था अपने पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया करती है यानी रिस्पॉन्स देती है। प्रत्येक जो पॉलिटिकल सिस्टम, भारत का पॉलिटिकल सिस्टम है वो अपने पर्यावरण के प्रति रिस्पॉन्स तो देता ही है, वह अपने प्रति आने वाले संकटों, दबावों आदि का सामना करती है। इसके अतिरिक्त उसे स्वयं अपनी ओर से कुछ कार्य करने होते हैं, जैसे समाज में सुव्यवस्था लाना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, अपने स्वरूप को निरंतर और सतत बनाए रखना। इन समस्त क्रियाओं को अनुक्रिया रिस्पॉन्स कहा जाता है। तो एक राज्य व्यवस्था को दो प्रकार के कार्य निष्पादन करने पड़ते हैं। पहला, समाज में मूल्यों का बंटवारा। दूसरा, अपने अधिकांश सदस्यों को इस बंटवारे को बाध्यकारी मानने के लिए प्रेरित करने का प्रबंध करना। तो कुल मिला के भारत संसद है, पहले उसको समाज में मूल्यों का बंटवारा करना है, यानी पॉलिसी बनानी है, नीति निर्माण करना है, और फिर उसे लोगों को बाध्य करना है कि वो उसको माने। ये दो कार्य राजनीतिक जीवन के अनिवार्य अंग हैं। इसके बिना ना तो अर्थव्यवस्था का अस्तित्व रहता है और ना राज्य व्यवस्था के बिना समाज का। इसके बिना ना तो अर्थव्यवस्था का अस्तित्व रहता है और ना राज्य व्यवस्था के बिना समाज का। राज्य व्यवस्था की सत्ता यानी परसिस्टेंट या निरंतरता पर विभिन्न प्रकार से दबाव, स्ट्रेस पर्यावरण द्वारा डाले जाते हैं। दबाव एक खतरा, डेंजर है, जिसमें व्यवस्था के अनिवार्य परिवृत्त या चर उसे क्रांतिक सीमानांतर यानी क्रिटिकल रेंज से परे तक धकेल देते हैं और संकटापन्न हो जाती है स्थिति। इसलिए प्रत्येक राज्य व्यवस्था इससे निपटने के लिए अनेक अनुक्रियाएं यानी रिस्पॉन्स करती। आसान दबावों का सामना करने में असक्षम होने पर व्यवस्था कोलैप्स कर जाती है। प्रत्येक व्यक्ति, धर्म, व्यवस्था, दल आदि पर भी यही बात लागू होती है। यदि उनमें संकटों का सामना करने की क्षमता नहीं होती तो वो मिट जाते हैं या उनका क्षय हो जाता है। तो कहा जाता है कि यूनान मिस्र रोमन मिट गए इस जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो यही बात है कि हमने हमेशा से जो संकट है उनका सामना किया, इसलिए हम बचे हुए। तो अगर कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम जो स्ट्रेस आता है, दबाव आता है, फॉर एग्जांपल अब किसी कानून आ गए, क्रांतियां हो गई, बहुत सारे दबाव आ गए। अब देखते हैं कि मोदी जी को आप देखिए, उनका व्यवहार देखिए, यहाँ पर कृषि आंदोलन चल रहे हैं, वहां पर जाके वो पूजन कर रहे हैं राम मंदिर का। तो एक जो शासन सत्ता में बैठे हुए लोग हैं या एक जो शासक होता है वो बहुत काम माइंड का होना चाहिए, उसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेनी चाहिए ना। व्यवस्था में थोड़ी बहुत हलचलें आती रहती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा ध्यान उसी में लगा दें और अन्य कामों को आप छोड़ दें। नहीं, मोदी जी कैसा उनका व्यक्तित्व देखिएगा, यहाँ आंदोलन हो रहे हैं या दंगे हो रहे हैं लेकिन वो विदेश जा रहे हैं। मतलब ठीक है, वो आप उससे अलग वे में ले सकते हैं, लेकिन व्यवस्था को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आप व्यवस्था को मेंटेन करने के चक्कर में पूरा के पूरा अन्य व्यवस्था को चौपट न कर दें। कुल मिला के आपको एक परसिस्टेंट या मेंटेनेंस बना के रखना पड़ता है। प्रत्येक राज्य व्यवस्था पर पर्यावरण के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रभाव व दबाव डाले जाते हैं। व्यवस्था इन दबावों, प्रभावों आदि का सामना करने के लिए अनेक प्रकार की अनुक्रियाएं करती। विश्लेषण सुविधा की दृष्टि से इन्हें निवेश, इनपुट या आउटपुट कहा जाता है। अनुक्रिया, तो अनुक्रिया में रिस्पॉन्स में इनपुट आता है, इनपुट
और विद इन इनपुट। तो इनपुट ये बाह्य रूप से उठते हैं, ये जनता द्वारा उधार की मांगें करना, ये बाह्य इनपुट है। विद इन इनपुट्स व्यवस्था के भीतर से उठते हैं, उदाहरण के लिए राजनीतिक दल द्वारा चुनाव सुधार की मांग करना। तो जब राजनीतिक दल, इनपुट में भी दो प्रकार के इनपुट है, इनपुट जो बाहर से उठ रहे हैं, बाहर रूप से उठ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जनता के द्वारा सुधारों की मांग करना, ये सार चर यानी समरी वेरिएबल्स होते हैं। और विद इन इनपुट ये व्यवस्था के अंदर से उठते हैं। तो अगर राजनीतिक दल चुनाव सुधार की मांग कर रहे हैं तो ये क्या है, ये विद इन इनपुट है। तो जो इनपुट्स हैं जो बाहर रूप से उठते हैं, इनमें भी दो चीजें आती हैं। तो मांग हो गई, तो मांगें संकीर्ण, अभिजाती या सामान्य हो सकती हैं, जनहित स्वहित वाली हो सकती हैं, अस्पष्ट या स्पष्ट हो सकती हैं। मांगें वैध उद्दीपक यानी लेजिटिमेट स्टिमुलस है। समर्थन, तो यह मांगों के स्वरूप निर्धारण व रूपांतरण के लिए जमीन तैयार करता है। तीन विशिष्ट वस्तुओं के प्रति समर्थन, राजनीतिक समुदाय के प्रति समर्थन। तो आप अगर कोई राजनीतिक समुदाय, फॉर एग्जाम्पल बीजेपी या कांग्रेस, आप उसके प्रति समर्थन बहुत दिखाते हैं। राजनीतिक संरचना, मूल्यों के प्रति, मानकों के प्रति आप समानता काइंड ऑफ समर्थन दिखाते हैं। तो आप भारत की जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसके प्रति समर्थन दिखाते हैं, और भारत की जुडिशरी पर विश्वास करते हैं। तो यही है कि आप भारत के जो राजनीतिक संरचना है, जो मूल्य है, मानकों के प्रति आप समर्थन दिखा रहे हैं। राजनीतिक प्राधिकारियों के प्रति, तो आप जो भारत में जो अथॉरिटियां हैं बहुत सारी, कलेक्टर, कमिश्नर, इनके प्रति भी आप काइंड ऑफ समर्थन दिखाते हैं, उनसे न्याय की उम्मीद करते हैं। इनपुट, तो इसमें मांग आती है, इसमें कच्ची, इनपुट क्या है, ये कच्चा माल है। डिमांड क्या है, ये कच्चा माल है। और समर्थन, तो मांगें चार प्रकार की हो सकती हैं और समर्थन भी चार प्रकार का होता है। तो इनपुट ये काइंड ऑफ कच्चा माल है, और डिमांड, ये डिमांड को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो मांग, दूसरा समर्थन। तो जो मांग है ये कच्चा माल है, मांगें चार प्रकार की हो सकती हैं, समर्थन भी चार प्रकार का होता है। तो पहली मांगें होती हैं डिस्ट्रीब्यूटिव डिमांड्स यानी वितरणात्मक न्याय। तो इसमें वस्तु व सेवा के वितरण की मांग की जाती है, नौकरी दो, वेतन दो, जमीन दो, पानी दो, ये वितरणात्मक न्याय कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन करिए, आप जो रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन करिए आप। एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के आगतों व निर्गतों के बीच संबंधों का सूचक वितरणात्मक क्षमता। तो कोई शासन प्रणाली कितनी मजबूत है, ये इससे डिसाइड होगा कि वो वितरणात्मक जो तत्व हैं उनको किस प्रकार से मैनेज करती है। फिर इसमें सेकंड है व्यवहार विनियामकी यानी रेगुलेशन, रेगुलेटिव जो मांगे होती हैं, इसमें आप कानून बनाने की मांग की जाती है। तो कानून बनाने, ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाने की मांग की गई, या अन्य ऐसे जो कानून है उस पर कानून बनाने की मांग की जाती है। जन सुरक्षा अधिनियम, घरेलू हिंसा मुक्ति अधिनियम, सड़क सुरक्षा अधिनियम, तो ये इसमें आप कानून बनाने की बात करते हैं, रेगुलेशन की बात करते हैं। फिर राजनीतिक सहभागिता, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये भी काइंड ऑफ एक डिमांड है, इसमें वोट का अधिकार, प्रतिनिधित्व का अधिकार मांगा जाता है। फिर सूचना, संचार व सूचना मांगे, इसमें सम्मेलन, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आरटीआई आदि शामिल है। इसके साथ ही साथ कुछ समर्थन होता है, समर्थन भी चार प्रकार का होता है, भौतिक या द्रव्यात्मक यानी मटेरियल समर्थन। तो आप कर अदायगी कर रहे हैं या आप मौद्रिक रूप से, फॉर एग्जाम्पल आप अभी इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो संदर्भ आया था, तो आप मौद्रिक रूप से पॉलिटिकल पार्टीज का समर्थन कर रहे हैं या उनका आप सहयोग कर रहे हैं। आज्ञाकारिता, आप कानूनों को मान रहे हैं, आप भारत के संविधान को मान रहे हैं, ये क्या है, आज्ञाकारिता है। ये एक प्रकार का समर्थन ही है जो आप, जो हमने काइंड ऑफ उसको जब मिल को पढ़ा था, तो ये कंसेंट है, ये इम्प्लिसिट कंसेंट है, ये आप इम्प्लिसिट कंसेंट दे रहे हैं। सहभागिता, तो इसमें मतदान करना, राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी करना, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो एक प्रकार से आप सरकार का समर्थन ही कर रहे हैं। तथ्यात्मक, तो इसमें आप प्रतीकों, समारोहों, पदाधिकारियों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। तो ये बात है, समर्थन और मांग दोनों चार प्रकार की होती है।